जरा एक बार सोच कर देखिए, क्या हो अगर आप दुनिया का सबसे एडवांस फाइटर जेट खरीदें, लेकिन उसका दिमाग आपके कंट्रोल में ही ना हो। जी हाँ, भारत की राफेल डील को लेकर अब एक बड़ा विवाद सामने आया है। फ्रांस ने स्पष्ट कर दिया है कि वो राफेल के सोर्स कोड का एक्सेस भारत को नहीं देंगे। और कुछ एक्सपर्ट तो इसको लेकर यहाँ तक कह रहे हैं कि अब राफेल विदाउट ब्रेन भारत को मिलेगा। लेकिन क्या सच में ये इतना बड़ा खतरा है? और क्या भारत को अब SU-57 जैसे विकल्प की तरफ देखना चाहिए? आइए समझते हैं पूरी कहानी, वो भी आसान भाषा में। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आईने हिंदी और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे विवाद की जो अब लगातार गहराता जा रहा है। और क्या भारत के साथ धोखा हुआ है या भारत एक ट्रैप में फंस चुका है, इसको भी हम डिस्कस करेंगे। दोस्तों, राफेल सिर्फ एक फाइटर जेट नहीं है, बल्कि ये एक फ्लाइंग सुपर कंप्यूटर है जिसके 3 सबसे अहम सिस्टम है। पहला है एसा रेडार, जो कि RBE-2 एसा रेडार। दूसरा है MDPU यानी मिशन कंप्यूटर, ये एयरक्राफ्ट का ब्रेन होता है। तीसरा है स्पेक्ट्रा, जो कि एडवांस इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर स्वीट है। ये तीनों मिलकर तय करते हैं कि दुश्मन को कैसे डिटेक्ट करना है, मिसाइल कब और कैसे फायर करनी है, और दुश्मन के रेडार को जैम कैसे करना है या उससे जैमिंग से बचना कैसे है। यानी राफेल की असली ताकत उसके सॉफ्टवेयर इंटेलिजेंस में है। अब सवाल यह है कि सोर्स कोड क्या होता है जिसको लेकर यह विवाद इतना गहराया है। आसान भाषा में समझाऊं तो ये वो कोडिंग है जिससे पूरा सिस्टम चलता है। अगर आपके पास सोर्स कोड है तो आप खुद अपग्रेड कर सकते हैं, नई मिसाइल इंटीग्रेट कर सकते हैं और युद्ध के हिसाब से सिस्टम बदल सकते हैं। लेकिन अगर सोर्स कोड एक्सेस आपके पास नहीं है तो हर बदलाव के लिए मैन्युफैक्चरर पर आपको निर्भर करना पड़ेगा या मैन्युफैक्चरर पर आपको आश्रित रहना पड़ेगा। यानी आपके पास जेट तो है, लेकिन उसका पूरा कंट्रोल आपके पास नहीं है। और फ्रांस का कहना है कि यह टेक्नोलॉजी कई सालों की मेहनत का रिजल्ट है। यह उनकी स्ट्रेटेजिक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है और इसे शेयर करना सिक्योरिटी रिस्क हो सकता है। इसीलिए भारत को एयरक्राफ्ट तो मिलेगा, लेकिन सोर्स जो कोर सॉफ्टवेयर कंट्रोल है, ये भारत को नहीं मिलेगा। अब अगर हम बात करें सबसे महत्वपूर्ण विषय पर कि भारत पर इसका क्या असर पड़ेगा, तो आइए चरणबद्ध तरीके से समझते हैं। नंबर 1, अगर हमें वेपन इंटीग्रेशन करना है तो उसके साथ हमें प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। देखिए, भारत अस्त्र या ब्रह्मोस जैसे मिसाइल को इंटीग्रेट करने की योजना पर काम कर रहा है। ये हमारे इंडिजिनस मिसाइल हैं। अब इससे नुकसान ये होगा कि अगर हमारे पास सोर्स कोड एक्सेस नहीं है तो हम सीधे तौर पर इन्हें राफेल फाइटर जेट में इंटीग्रेट नहीं कर सकते। हमें इसके लिए फ्रांस की मंजूरी का इंतजार करना पड़ेगा। दूसरा, युद्ध के समय हमें बहुत दिक्कतें आएंगी। अगर बैटलफील्ड में नई थ्रेट आए तो तुरंत हम सॉफ्टवेयर को बदल नहीं पाएंगे। ये हमारे लिए एक बहुत मुश्किल स्टेप हो जाएगा। तीसरा, लॉन्ग टर्म डिपेंडेंसी। हर अपग्रेड के लिए हमें फ्रांस या फिर डसाल्ट एविएशन की परमिशन पर डिपेंडेंट रहना पड़ेगा। यानी भारत पूरी तरह से आत्मनिर्भर इस विमान के साथ तो नहीं बनने वाला है। अब भारतीय वायुसेना की मजबूरी समझते हैं। भारतीय वायुसेना के पास मजबूरी यह है कि उनके पास सिर्फ 31 एक्टिव स्क्वाड्रन है, जबकि जरूरत है हमें 42 स्क्वाड्रन की। मतलब फाइटर जेट की कमी पहले से है, इसलिए 114 नए राफेल जेट हमारे लिए बहुत ज्यादा क्रिटिकल है। इसी बीच रूस ने अपना एक बड़ा दांव चल दिया है। यानी एक तरफ जहां भारत फ्रांस के साथ इसको लेकर निगोशिएट कर रहा है, डिस्कशंस का दौर चल रहा है, तो रूस ने इस बड़े मौके को भुनाने का एक प्रयास किया है। रूस ने इस पर टॉन्ट करते हुए कहा कि SU-57 अगर भारत ले तो भारत के सामने दिक्कतें ही नहीं रहेंगी, क्योंकि रूस ने तो स्पष्ट शब्दों में कह दिया है, हम आपको फुल सोर्स कोड एक्सेस दे रहे हैं, यहाँ तक कि हम आपको डिजाइन डॉक्यूमेंट्स भी दे रहे हैं और जॉइंट प्रोडक्शन तो हमारे प्रस्ताव का एक अहम हिस्सा है। यानी भारत खुद अपग्रेड कर पाएगा SU-57 को, कस्टमाइज भी कर सकता है और फ्यूचर टेक्नोलॉजी भारत जितनी चाहे उतनी इंटीग्रेट कर सकता है। हमारे एंड से भारत को कोई समस्या नहीं होगी और उनका ये ऑफर सीधे तौर पर भारत के आत्मनिर्भर भारत विजन से मेल खाता है। अब भारत के सामने 2 रास्ते हैं। पहला, आप राफेल की तरफ जाएं जो फ्रांस ने बनाया है। ये एक प्रूवन फाइटर है, ये एक रिलायबल फाइटर है, लेकिन इसमें भारत को लिमिटेड कंट्रोल मिलेगा। दूसरा, SU-57E, ये फुल कंट्रोल के साथ मिलेगा, फुल ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के साथ मिलेगा, लेकिन ये उतना प्रूवन नहीं है और उसके साथ जियोपॉलिटिकल रिस्क भी है। यानी भारत के लिए दोनों एंड्स पर फैसला आसान नहीं है। अब याद कीजिए, जब 126 एयरक्राफ्ट जो MMRC 1 के अंतर्गत सेलेक्ट किए गए थे, उसकी डील हमें कैंसिल करनी पड़ी थी और वहां पर भी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर पर डिसएग्रीमेंट ही एक बहुत बड़ी वजह थी। और आज भी शायद वही कहानी जो है दशकों बाद वापस आई है। यानी ये सिर्फ फाइटर जेट खरीदने की बात नहीं है, ये फैसला तय करेगा कि भारत की फ्यूचर एयर पावर कैसी होगी, डिफेंस ऑटोनॉमी कैसी होगी और युद्ध के समय हमें कितनी फ्लेक्सिबिलिटी मिलेगी। अब यहाँ पर देखना यह है कि क्या भारत एक प्रूवन सिस्टम चुनेगा या आज़ादी के लिए रिस्क लेगा। आप क्या सोचते हैं?
क्या भारत को राफेल लेना चाहिए या फिर SU-57 जैसा विकल्प तलाशना चाहिए जहां पर हमें ज्यादा स्वतंत्रता मिलती है? आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। मिलते हैं अपने अगली रिपोर्ट पे, चलिए उसको देख लेते हैं। बात करते हैं भारत की आर्टिलरी कैपेबिलिटी के बारे में, जहां पर भारत की तोपखाना शक्ति अब पहले से कहीं ज्यादा घातक हो चुकी है। 60 किलोमीटर दूर बैठे दुश्मन को हम कुछ ही सेकंड में तबाह करने की कैपेबिलिटी प्राप्त कर चुके हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं इनहैंस्ड पिनाका मार्क 1 की, जिसे भारतीय सेना की मारक क्षमता को एक नए स्तर पर पहुंचा दिया है। पिनाका एक मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम है जिसे भारत ने खुद से विकसित किया है। यह सिस्टम एक साथ कई रॉकेट फायर करके बड़े इलाके में भारी तबाही मचा सकता है। पहले इसकी रेंज तकरीबन 37 किलोमीटर थी, लेकिन अब इसका जो नया अपग्रेडेड वेरिएंट है, जिसको हम इनहैंस्ड पिनाका मार्क 1 बुलाते हैं, ये आ चुका है, जो हमें 45 से लेकर 60 किलोमीटर की रेंज ऑफर करता है। यानी 45 से 60 किलोमीटर की दूरी तक हम एनिमी के अलग अलग टारगेट्स को स्ट्राइक कर सकते हैं, वो भी काफी ज्यादा ताकत के साथ। अब यहाँ पर क्या बदला है, आइए वो जान लेते हैं। देखिए, इनहैंस्ड पिनाका मार्क 1 की बात करें तो यहाँ इंप्रूवमेंट सिर्फ रेंज में ही नहीं हुआ है, बल्कि इसकी टेक्नोलॉजी और परफॉर्मेंस में भी एक बड़ा अपग्रेड हमें देखने को मिलता है। अब भारतीय सेना दुश्मन को ज्यादा दूर से टारगेट कर सकती है और खुद को सुरक्षित दूरी पर रख सकती है। इसका मतलब यह है कि युद्ध के दौरान जोखिम काफी कम होगा, सटीकता काफी ज्यादा होगी और प्रक्रिया अटैक की काफी तेज होगी। पिनाका की असली ताकत है इसकी एरिया सैचुरेशन कैपेबिलिटी, यानी एक लॉन्चर 44 सेकेंड में 12 रॉकेट्स को लॉन्च कर सकता है। और अगर एक पूरी बैटरी की बात करें तो हमें ऐसे 6 लॉन्चर्स देखने को मिलते हैं। यानी अगर ये एक साथ फायर करें तो लगभग 1000 गुणे 800 मीटर का जो इलाका है वो कुछ ही सेकंड्स में तबाह हो सकता है। और यही है एरिया सैचुरेशन कैपेबिलिटी जो हमें पिनाका ऑफर करता है। और शायद यही कारण है कि पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम पर सेना को काफी भरोसा है और ये भारत के सबसे विध्वंसक हथियारों में गिने जाते हैं। अब आइए बात कर लेते हैं उन नई टेक्नोलॉजीज की जो उसमें इंट्रोड्यूस करी गई हैं। इनहैंस्ड पिनाका मार्क 1 में कई एडवांस अपग्रेड हमें देखने को मिलते हैं, या आप आसान भाषा में कह सकते हैं कि इनको कई मेजर जो अपग्रेड्स हैं वो दिए गए हैं। जैसे कि इसमें एडवांस ट्रैकिंग सिस्टम देखने को मिलता है, इसमें हमें ADA PGS देखने को मिलता है, यानी ऑटोमेटेड गन एमिंग एंड पोजीशनिंग सिस्टम। इसकी मदद से टारगेटिंग ज़्यादा तेज और सटीक हो गई है और स्टॉप टू फायर का समय कम होता है। इसके अलावा सिस्टम तेजी से फायरिंग के बाद अपनी जगह बदल सकता है, यानी हम अटैक करते हैं, दुश्मन पर गोला गिरता है और इससे पहले कि दुश्मन हम पर काउंटर अटैक कर सके, हम तुरंत अपनी जो पोजीशन है उसको चेंज कर सकते हैं। यानी दुश्मन के काउंटर अटैक से बचना भी हमारे लिए अब काफ़ी ज़्यादा आसान हो गया है। यहाँ पर खुशी की बात ज़्यादा ये है कि आमतौर पर एक तरह में इस तरह के जो प्रोग्राम्स थे वो सिर्फ हमारी जो डिफेंस PSUs हैं वो करती थी, लेकिन इस बार कुछ खास है। इस सिस्टम को डिलीवर किया गया है सोलर डिफेंस एंड एरोस्पेस लिमिटेड की तरफ से, और ये पहली बार है जब किसी प्राइवेट कंपनी ने पिनाका जैसे एडवांस वेपन सिस्टम को भारतीय सेना को हैंड ओवर किया है। और निस्संदेह यह भारत के डिफेंस सेक्टर में एक बड़े बदलाव का संकेत है, जहां प्राइवेट कंपनियां भी अब फ्रंट लाइन वेपन्स को बना रही हैं। वरना अगर आप भूतकाल में देखें तो ऐसा होता था कि आमतौर पर जो हमारे जितने भी बड़े प्रोग्राम होते थे उसमें DRDO या दूसरी जो हमारी सरकारी संस्थाएं हैं उनकी मोनोपोली चलती थी। लेकिन ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी अच्छी बात है कि प्राइवेट कंपनियां इसमें कॉन्ट्रीब्यूट कर रही हैं। अब इनहैंस्ड पिनाका मार्क 1 भारत के आत्मनिर्भर भारत मिशन का एक मजबूत उदाहरण है कि अब भारत न सिर्फ अपनी जरूरतें पूरा कर रहा है, बल्कि भविष्य में ऐसे सिस्टम को एक्सपोर्ट भी कर सकता है। और इनडायरेक्टली हम अगर बात करें तो हमने इन सिस्टम को आर्मेनिया को एक्सपोर्ट भी किया है। और जिस प्रकार के कैपेबिलिटी अपग्रेड इनको मिल रहे हैं, हमें आने वाले भविष्य में और भी ज़्यादा जो ऑर्डर्स है वो मिल जाएंगे। यानी स्पष्ट है कि इस सिस्टम ने हमें ज़्यादा रेंज ऑफर करी है, ज़्यादा फायर पावर ऑफर करी है और बेहतर सर्वाइबिलिटी भी ऑफर करी है। इनहैंस्ड पिनाका मार्क 1 भारतीय सेना को एक बड़े अपग्रेड के तौर पर मिलने वाले हैं, जो ज़्यादा घातक हैं, ज़्यादा आधुनिक हैं और हमें आत्मनिर्भर बना रहे हैं। इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।